देश में कोरोना पर राहत देने वाली खबर है। 24 घंटे में 82,753 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 73,272 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 926 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले 85.81% लोग हैं। देश में कोरोना का आंकड़ा अब 69 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। तो कोरोना को लेकर हमने ये सुकून देने वाली आपको एक खबर दी और इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। रणदीप गुलेरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ में। ये हमने एक राहत वाली खबर दी है लोगों को कोरोना से जुड़ी हुई कि किस तरह से जो रिकवरी रेट है उसमें हम लगातार सुधार देख रहे हैं, जो कि 85% को क्रॉस कर चुका है। और अगर हम सितंबर के पिछले 3 हफ्तों को देखें तो जो कोरोना के केसेस हैं उनमें अब ड्रॉप देखा जा रहा है, वो कम हो रहे हैं केसेस कोरोना के। ये आपको लगता है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कि ये ट्रेंड आगे भी इसी तरह से जारी रहने वाला है? तो उम्मीद तो यही है कि ये ट्रेंड इसी तरह से जारी रहे, लेकिन इसमें 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो यही है कि जैसे जैसे हमारा फेस्टिव सीज़न आ रहा है, जैसे जैसे अब त्यौहार आ रहे हैं, चाहे हम दशहरा की बात करें, छठ की बात करें या फिर दुर्गा पूजा की बात करें, तो लोगों को पूरा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, 2 गज़ की दूरी, मास्क लगाना, अपने हाथ वॉश करना, ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो ये ट्रेंड ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर क्राउड हो जाए और वहाँ पे हम पूरा ध्यान ना रखें तो ये एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है जिसमें केसेस एकदम बढ़ सकते हैं। तो हमें पूरी एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, इसी मौसम में हम देखते हैं सीजनल फ्लू भी काफ़ी होता है और ऐसे में लोगों के लिए पहले भी ये दुविधा हमेशा रहती थी। इन दोनों को अंतर हम कैसे समझें, जो एक सीजनल फ्लू है और कोरोना का बुखार है, इसमें कैसे अंतर पता किया जाए? अभी भी लोग इससे जूझ रहे हैं। तो कई लक्षण जो है कोविड-19 और फ्लू के, इन्फ्लुएंजा के एक जैसे ही हैं। बुखार, जुकाम, नज़ला, शरीर में दर्दें। लेकिन फ्लू जो है वो यूजुअली 5 से 6 दिन में सेटल हो जाता है। शुरू में लक्षण डिफरेंशिएट करना मुश्किल है और इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आपको कोविड जैसे लक्षण हो तो अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। सीजनल फ्लू यूजुअली माइल्डर होता है, अपने आप ठीक हो जाते हैं, सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन उसमें यूजुअली नहीं होते। लेकिन अगर बुखार परसिस्ट कर रहा है, 7-8 दिन तक रह रहा है और लक्षण आ रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप कोविड का जांच कराएं। लेकिन आम आदमी के लिए शुरू में बहुत मुश्किल है कि ये कहें कि ये सीजनल फ्लू है या ये कोविड है। इसलिए दोनों अगर लक्षण हो तो टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। जी, और सर्दी के मौसम का क्या असर पड़ेगा कोरोना पर, क्योंकि स्टडीज़ इसको लेकर कि गर्मी में शायद ये ख़त्म हो जाए, सर्दी में और बढ़ जाए, इसको लेकर आपकी जो रिसर्च है वो क्या इंडिकेशंस दे रही है? तो एक चीज़ तो ये है कि हमने सोचा था कि जब गर्मी के मौसम होगा तो कोविड के केसेस कम हुए थे, ऐसा नहीं हुआ था। गर्मी में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस थे। सर्दियों में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि जो ठंड के कारण वायरस जो है वो हवा में ज़्यादा देर सर्वाइव कर सकता है और इसलिए वायरल इन्फेक्शंस, नॉर्मली रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो हमने देखा है कि सर्दियों में बढ़ते हैं और वो फ्लू के साथ भी है, जो हम स्वाइन फ्लू की बात करते हैं। दूसरा, सर्दियों में एक और चीज़ होती है कि हम अंदर ज़्यादा क्राउड करके रहते हैं क्योंकि ठंड होती है बाहर, सब लोग इकट्ठे अंदर रहते हैं और इसलिए अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि हम अपनी जो दूरी है या मास्क लगाना वो नहीं करते। तो इस दफ़ा हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सर्दियों में कि एक तो हम जब अंदर हैं तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग भी रखें, स्पेशली अगर कोई ग्रुप इकट्ठा हो रहा है या ऑफिस में है, और ध्यान रखें कि हम इस दफ़ा सर्दियों में केसेस ना बढ़ने दें। जी, लेकिन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, केसेस की बात करें तो हम तो इसमें देख रहे हैं कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि सुकून वाली बात यह है कि रिकवरी रेट भी अच्छा है, सुधर रही है लोगों की तबीयत, जो कोरोना से प्रभावित हो भी रहे हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ देशों में, जैसे इजराइल की बात करें, वहाँ पर सेकेंड लॉकडाउन की बात हो रही है। आपको लगता है कि हमारे देश में भी इस लाइन्स पर सोचने की ज़रूरत हो सकती है? तो जब हमारे देश की बात करें, हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो देश है कई यूरोप के और कई मिडल ईस्ट के देशों को मिला के एक देश बनता है हमारा। तो हम जब लॉकडाउन की बात करें तो ये है कि अगर हमारे यहाँ कई हॉटस्पॉट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो वहाँ लिमिटेड लॉकडाउन
या कंटेनमेंट एरियाज़ में लॉकडाउन स्ट्रैटेजी यूज़फुल रहेगी, जिससे हम वहाँ पे केसेस कम कर पाएँ। सारे देश में लॉकडाउन करने का अभी कोई लॉजिक इतना नहीं लग रहा है, क्योंकि हम सब जगह अनलॉक कर रहे हैं, इकॉनमी भी खुल रही है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं। तो रीजन वाइज़, एरिया वाइज़ ये डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे एकदम स्पाइक ऑफ केसेस हैं या जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वहाँ पे उस एरिया में लॉकडाउन का फ़ायदा हो सकता है। जी, और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, कुछ केसेस में जैसे हम रिलैप्स की बात कर रहे हैं कि एक बार कोरोना हो जाता है तो दोबारा भी हो रहा है, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक तो ये केसेस को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मैं चाहती हूँ कि वो जो आप क्लैरिफिकेशन इस पर ज़रूर दें कि कितने ये रिलैप्स के केसेस हैं, कितने जेन्युइन हैं, क्योंकि कई बार रिपोर्ट तो आ जाती है लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कोई और बीमारी होती है और उसी को भी कोरोना कोट कर दिया जाता है। और अगर ये रिलैप्स के केसेस हो रहे हैं तो इनका अनुपात है क्या? तो आपकी बात बिल्कुल सही है। शुरू में भी ये बहुत ज़्यादा पैनिक था कि बहुत ज़्यादा रिलैप्स के केसेस हो रहे हैं, और ये फिर देखा गया कि ये सिर्फ वही वाले केसेस हैं जो परसिस्ट कर रहे हैं, और हमें पता है कि आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट अगर आप ठीक भी हो जाएँ तो कई हफ्ते तक पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि वो डेड वायरस है। 6 हफ्ते तक रह सकता है पॉजिटिव, तो इसलिए कई दफ़ा उसको रिलैप्स माना जा रहा था। तो वो रिलैप्स नहीं है, वो परसिस्टेंस ऑफ वायरस इन बिकॉज़ ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन है। लेकिन ये बात भी सही है कि कई जगह भारत में भी और हांगकांग में भी और यूएस में भी कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जो डेफिनेटली रिलैप्स हैं, रीइन्फेक्शन है। रिलैप्स तो नहीं कहेंगे, रीइन्फेक्शन है, जो उनको फिर से कोविड हुआ है। तो ये और क्या इस डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बहुत खतरनाक हो सकता है अगर रिलैप्स होता है तो इसके केसेस अभी बहुत कम हैं। अगर हम अपने रीइन्फेक्शन वाले केसेस देखें तो अब टोटल नंबर के हिसाब से ये बहुत कम है, और कई दफ़ा देखा गया है कि इनमें बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है और इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन 1-2 केसेस ऐसे भी आए हैं जिनमें जो सेकंड इन्फेक्शन हुआ है, रीइन्फेक्शन हुआ है, वो ज़्यादा सीरियस हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत है कि क्या फैक्टर्स हैं जिस और कौन से वो ग्रुप हैं जिसमें रीइन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, जिनमें एंटीबॉडीज़ इतनी ज़्यादा बनती नहीं, अगर बनती भी हैं तो वो वेन ऑफ हो जाती हैं, उसकी वो प्रोटेक्शन ज़्यादा देर तक दे नहीं पाती। लेकिन अभी ये ज़्यादा केसेस रीइन्फेक्शन के नहीं है, इसलिए इसमें भी बहुत ज़्यादा घबराने वाली सिचुएशन नहीं है। जी, और डॉक्टर गुलेरिया, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि चीज़ों को खोला जा रहा है, चाहे रेस्टोरेंट हों, जिम्स हों, जो पहले बंद थे, और हमने कई स्टेजेस देखी हैं अनलॉक की, अनलॉक 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन स्कूल्स अभी भी बंद हैं। आपके हिसाब से स्कूल्स खोलने की क्या सिचुएशन अभी है? क्या ये खोले जाने चाहिए तो कब खुलने चाहिए? तो स्कूल्स जो हैं उसको खोलने के लिए बहुत विचार करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग या मास्क लगाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। तो वो नहीं हो पाएगा और वहाँ पे इन्फेक्शन एकदम फैल सकता है, और वो इन्फेक्शन फिर बच्चे जो है वो घर पे ला सकते हैं, और उनके पेरेंट्स को या बुज़ुर्गों को इन्फेक्शन हो सकता है। और ये दुनिया में देखा गया कि जहाँ-जहाँ स्कूल खोले गए वहाँ पे इन्फेक्शन का केसेस कभी बढ़े भी हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पे भी हम स्कूल खोल रहे हैं उस एरिया में या उस क्षेत्र में केसेस की क्या सिचुएशन। अगर केसेस डाउनवर्ड ट्रेंड पे हैं और हम ये देख रहे हैं कि 1-2 हफ्ते में केसेस बहुत कम हुए हैं, तब शायद वहाँ पे स्कूल खोलने का हम सोच सकते हैं। दूसरा, स्कूलों के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि वहाँ पे हम किस तरह से स्क्रीनिंग करें, देखें कि जो बच्चे जिनको बुखार है या कोविड हो सकता है वो ना आएँ स्कूल पे, और उनका पूरी तरह से देखभाल की जाए, और कुछ हद तक टीचर्स की भी सेंसिटाइजेशन हो कि अगर स्कूल में कैसे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लागू कर सकते हैं। ये सब हमें कदम करने पड़ेंगे, तभी हम स्कूल्स को सेफली खोल पाएंगे। जी, तो उसके लिए ज़रूर प्लानिंग करनी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है डॉक्टर गुलेरिया, वो है वैक्सीन को लेकर कि हम कौन सी स्टेज में हैं, क्योंकि सेकंड स्टेज कहा जा रहा है अक्टूबर में, जो क्लिनिकल ट्रायल्स लगातार वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर चल रहे हैं। तो माना जाए कि अगले साल ज़रूर ये वैक्सीन आ जाएगी, या साल के आखिर में ही हम उम्मीद करें कि कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है? तो वैक्सीन की फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 ट्रायल्स भारत में भी चल रही हैं, और हम देख रहे हैं कि 3 वैक्सीन्स जो हैं वो तो क्लिनिकल ट्रायल्स में अभी ऑनगोइंग है, और भारत बायोटेक की और ज़ाइडस की जो वैक्सीन है वो फ़ेज़ 2 उसका कंप्लीट होने वाला है। जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है वो फ़ेज़ 3 में है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा, वैक्सीन सेफ़ रही, एफ़िकेशियस रही, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल के फर्स्ट हाफ में वैक्सीन अवेलेबल होगी। लेकिन उसके बाद जो चैलेंज है कि इतने ज़्यादा डोजेज़ हम कैसे बनाएँगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
और कैसे प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे इन्फेक्शन की बात करें या फिर उनकी मोर्टालिटी की बात करें, उनको ये वैक्सीन मिले। तो ये भी स्ट्रैटेजी जो है साथ-साथ बनाई जा रही है और मेरा मानना है कि जैसे-जैसे वैक्सीन आएगी, तो हमें पूरा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है और प्रायोरिटाइज़ेशन का जो प्लान है, वो भी एकदम रेडी रहेगा। जी, और ये अलग-अलग देशों में वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं डॉक्टर गुलेरिया, जो रशियन वैक्सीन है उसको भी कहा जा रहा है कि वो तो पूरी तरह से तैयार है। वहीं ब्रिटेन में भी अगले महीने में कोरोना वायरस का टीका लग सकता है। तो क्या हमारा कोलैबोरेशन है इन देशों के साथ कि अगर हमारे देश में इतनी जल्दी अगर ये वैक्सीन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो हम और देशों के साथ टाई अप करके ये व्यवस्था की जा रही है कि ये वैक्सीन यहाँ पर लाई जाए, और लाई जाएगी तो कितना वक्त उसमें लग जाएगा? तो बिल्कुल कई कंपनीज़ ने इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप किया हुआ है। इंडिया में भी वो है। रशियन वैक्सीन का जो है वो एक डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी के साथ उनका टाई अप है। जो यूके वाली वैक्सीन है उनका सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, और कई वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स भारत की तरफ देख रहे हैं कि हम वहाँ पर भी वैक्सीन सप्लाई करें। तो ये तो तय है कि जब वैक्सीन आएगी तो भारत को भी मिलेगी, चाहे वो किसी और देश में आए। और हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि सब वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही ज़्यादातर होगी। डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो हमें उसके लिए काम करना है, और इसलिए मेरा ये मानना है कि वैक्सीन हमें ज़रूर मिलेगी जब कहीं पर भी अवेलेबल होगी। कितने डोजेज़ मिलेंगे और कैसे हम उस सब लोगों को वैक्सीन कर पाएंगे, वो एक चैलेंजिंग टास्क है। जी, और डॉक्टर गुलेरिया, हर्ड इम्यूनिटी का ये कॉन्सेप्ट, इस थियोरी को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं होती रही हैं शुरू से कि धीरे धीरे जब केसेस बढ़ेंगे तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी लोगों में। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने इस थियोरी को खारिज भी कर दिया था। आपका क्या टेक है इस पर? तो देखिए, अगर हम देखें कि नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी दो तरीके से हो सकती है। एक तो है कि 60-70% लोगों को इन्फेक्शन हो और फिर हम कहें कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। दूसरा, हम कहें कि वो हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन के थ्रू आई है। अगर हम कहें कि इन्फेक्शन के थ्रू हर्ड इम्यूनिटी आएगी, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप सीरो सर्विलेंस का डेटा देखें तो अभी ऐसा डेटा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा हमारे लोगों में हर्ड इम्यूनिटी या इन्फेक्शन हो चुका है और वो उनमें इम्यूनिटी आ चुकी है। तो हर्ड इम्यूनिटी के आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, उसमें डेथ रेट्स भी ज़्यादा हो सकती हैं। बेटर रहेगा कि हम अभी वाली अब स्ट्रैटेजी जो है टेस्टिंग की, ट्रेसिंग की और ट्रीटिंग की, उसको करें, और वैक्सीन आएगी तो वो हम एग्रेसिवली लगाएं, और वैक्सीन के थ्रू ही हर्ड इम्यूनिटी हमारे देश में आ सकती है। जी, और जिनको कोरोना हो रहा है डॉक्टर, वो भी शिकायत कर रहे हैं कि ठीक तो वो हो जाते हैं, कि उनको बुखार नहीं आता है, धीरे धीरे और सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अलग अलग शिकायतें हैं अलग अलग लोगों की। हमारे ऑफिस में भी कई लोगों को कोरोना हुआ था, वो भी यही दिक्कत कहते हैं कि अभी भी वो पूरी तरह से नॉर्मलाइज नहीं हो पाए हैं। तो क्या कोरोना का ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जिसको लेकर अभी और रिसर्च और स्टडी की जा रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें जिसको हम कहते हैं पोस्ट कोविड सीक्वली, या लोग कहते हैं इसको लॉन्ग कोविड, कि कोविड से आप रिकवर हो जाते हैं लेकिन कोविड के जो सीक्वली है, जो उसका असर है, वो वायरस छोड़ जाता है, और कई लोगों को ये 2-3 महीने तक तकलीफ रहती है। जो आंकड़े कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को फटीग, बॉडी एक्स, सूखी खांसी या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ये तकलीफ रहती है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके फेफड़े में काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म हुआ है, स्कारिंग हुई है, और वो ऑक्सीजन पे घर गए, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है। और कई लोग हैं जिनमें और हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, जिसके कारण थोड़ी सी एक्टिविटी करने पे उनको सांस चढ़ने लगा है। तो कोविड के सीक्वली जो हैं वो अब हम समझ रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे पैंडेमिक में केसेस बढ़े हैं और रिकवरी रेट बढ़ा है, तो ये भी केसेस अब आने लगे हैं। और कई जगह जो है हमने एम्स में भी और कई हॉस्पिटल ने पोस्ट कोविड सीक्वली के लिए क्लिनिक्स भी चलाए हैं, जिस तरह से इन लोगों को हम सपोर्ट कर पाएँ, इनकी ट्रीटमेंट कर पाएँ। कई लोगों को मेंटल स्ट्रेस भी इसके कारण होता है, जिसके लिए ट्रीटमेंट वही मैं कहना चाह रही थी डॉक्टर आपसे कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी है, और हमने देखा कि इस संकट काल में किस तरह से जो डिप्रेशन के केसेस हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। तो ये आज मैं चाहूँगी आपसे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को देखते हुए आप ज़रूर एक मैसेज दें जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं, और उनकी हौसला अफजाई ज़रूर करें कि ये वक्त ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल हौसले को छोड़ दें। यही वक्त होता है कि आप अपने आप को गियर अप करें, और जो हेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ जो कहा जाता है, वो सबसे बड़ा धन है किसी के भी पास, तो उसे जरूर संजो कर रखा जाना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और मेरा ये मानना है कि अगर हम हेल्थ की बात करें, इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, इट इज़ आल्सो मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेल बीइंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये एक नए चैलेंजिंग सिचुएशन कोविड-19 ने मेंटल हेल्थ में और एक चैलेंज हमें डाला है, क्योंकि अगर हम कोविड की बात करें तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, चाहे आइसोलेशन की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स हों या और आम आदमी हो। हेल्थ केयर वर्कर्स में एंग्जायटी इतनी ज़्यादा है कि कहीं उनको इन्फेक्शन ना हो जाए, उनसे उनके फैमिली मेंबर्स को इन्फेक्शन ना हो जाए, उसके कारण स्ट्रेन एंड स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। जो लोग हैं उनको ये टेंशन रहती है, स्टिग्मा है कोविड का और कई और एंग्जायटी फैक्टर्स हैं। आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं, घर से बाहर इतने महीनों से नहीं निकले और उसका कोविड के इन्फेक्शन का डर है। इसलिए इस सारे दौरान मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव रहें। हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस पैंडेमिक से निकल के बाहर आएँगे और जीत के बाहर आएँगे। और हम अपने इस वायरस को अपने हेल्थ पे असर नहीं करने देंगे। हमें सबके साथ सोशली मिलना चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू, अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं करते। और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल इंटरैक्शन होना चाहिए। इससे हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी और हमें सबको एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे फैमिली मेंबर्स हों, चाहे आस-पड़ोस के लोग हों, चाहे हमारे वर्क में जो काम करने वाले हमारे कोलीग्स हों, उनको सबको हमें सपोर्ट करना चाहिए, जिससे हम इकट्ठे मिलके एक हेल्दी समाज को बना पाएँ। जी बिल्कुल, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और जो आपने कहा कि पॉजिटिव रहना ऐसे में बहुत ही ज़रूरी है और डार्विन की तो वैसे भी थियरी रही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो आपको फिट रहना है। ये डॉक्टर गुलेरिया का संदेश हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.